समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, मान लीजिए कोई ये सतह है, ये एक दर्पण ले लिए, मान लीजिए समतल दर्पण ले लिए, यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ पर आई, तो इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और यहाँ से टकरा कर फिर इसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण की सतह पर आती है और सतह से टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और सतह पर पड़ने वाली जो किरण है इसे आपतित किरण कहते हैं, और सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ पर हम एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या डालते हैं? एक अभिलंब डाल देते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, यहाँ से ये अभिलंब हो गया। तो याद रखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को छोटा आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं। और यहाँ से याद रखिएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि प्रतिबिंब कितना प्रकार के होता है, तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार के होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। दूसरा क्या होता है? तो आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और यहाँ से याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है ना, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। फिर एक बार बोल रहे हैं, याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए, ठीक है। और यहाँ से याद रखिएगा प्रश्न आप लोग कि याद रखिएगा यहाँ से कि दर्पण जो होता है ना, दर्पण तीन तरह का होता है। दर्पण कितना तरह का होता है? तो तीन तरह के होता है। एक होता है समतल दर्पण। पहला होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण होता है। क्या होता है? तो समतल दर्पण होता है। दूसरा जो होता है अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण होता है। और तीसरा जो होता है उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए प्रश्न क्या बनता है। प्रश्न यहाँ से यही बनता है ना, प्रश्न पूछेगा कि समतल दर्पण में किस तरह के प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, समतल दर्पण में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। क्या बोले? समतल दर्पण में आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछेगा कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में आभासी, सीधा और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में थोड़ा सा अंतर है। समतल दर्पण में आभासी, सीधा, और उत्तल दर्पण में भी आभासी, सीधा बनता है। लेकिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के बराबर बनता है, और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बनता है। और अवतल दर्पण जो होता है ना, अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। सभी प्रकार के मतलब हुआ कि आभासी, वास्तविक, सीधा, उल्टा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा और वस्तु के बराबर सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। परीक्षा में एक बार ना बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए, आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए, ठीक है। और यहाँ से याद रखिएगा, जो अवतल दर्पण होता है,
अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। क्या होता है? तो वास्तविक होता है। लेकिन यही पूछेगा कि उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? तो उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है ना, काल्पनिक होता है। क्या होता है? तो काल्पनिक होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ से फिर प्रश्न याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी पूछेगा क्या होता है? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है, अर्थात माइनस में होता है, ठीक ना। लेकिन यही पूछेगा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? उत्तल दर्पण के फोकस दूरी पूछेगा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लस, अर्थात धनात्मक होता है। चलिए फिर थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखिए, अवतल दर्पण जो होता है ना, अवतल दर्पण में याद रखिएगा कितना तरह के प्रतिबिंब बनता है? तो 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। कितना प्रकार के? तो 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। देखिए, अवतल दर्पण सबसे पहले बनाते हैं। देखिए, ये हमारा क्या बन गया? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के जो बीच वाला भाग होता है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा, इसका फोकस होता है और यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। अब याद रखिएगा, यहाँ पर प्रतिबिंब 6 प्रकार का बनता है। तो कैसा कैसा बनता है? याद रखिएगा, अगर वस्तु को इधर अनंत पर रख देंगे, अनंत पर इधर रख देंगे, तो प्रतिबिंब इसका फोकस बनता है। कहाँ बनता है? प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जैसे जैसे वस्तु को इधर राइट साइड लेके आएंगे, तो प्रतिबिंब इधर लेफ्ट साइड की तरफ भागता है। तो यहाँ पर वस्तु है ना, अगर वस्तु को यहाँ पर रख देंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, और वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। और क्या बनता है? तो वास्तविक बनता है। इस बात को याद रखिएगा। और वस्तु को जब हम लोग वक्रता केंद्र पर रख देंगे, तो इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है और वास्तविक बनता है। यदि हम वस्तु को कहाँ रख देंगे? वस्तु को अब हम रख देंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब इधर बन जाता है। कहाँ? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन जाएगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। लेकिन यहाँ से फिर याद रखिएगा, वस्तु को अगर फोकस पर रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा, ठीक ना। तो इसमें हम लोग 5 को फिगर समझ लिए। और अनंत पर बनता है तो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है, ठीक ना। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। लेकिन अवतल दर्पण में एक प्रतिबिंब जो होता है ना, इधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कब? जब अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, तो अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है? बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ से याद रखिएगा, फिर एक बार समझा दे रहे हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, याद रखिएगा। और जब वस्तु फोकस पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। और वस्तु जब वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। लेकिन याद रखिएगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? याद रखिएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा, जब ध्रुव और फोकस के बीच रहता है तो दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए, आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इतना याद रखिएगा। और याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किस में होता है? तो सोलर कुकर में होता है, आँख के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, दाढ़ी बनाने में, ये सब चीज़ में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और सौर प्लेट जो होता है ना, सोलर प्लेट, उसमें
उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा अगर पूछेगा आप लोगों से कि साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है, तो गाड़ी के साइड मिरर में पूछेगा तो आंसर लगा दीजिएगा उत्तल दर्पण। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या है, तरंग है। इस बात को आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा आप लोग, देखिए यहाँ से याद रखिएगा थोड़ा सा, प्रकाश का जो चाल होता है ना निर्वात में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में। लेकिन पूछेगा पानी में कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन यहीं पूछेगा कांच में कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, और थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ से याद रखिएगा कुछ फार्मूला होता है, इसको हम बता दे रहे हैं। याद रखिएगा प्रश्न पूछेगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। याद रखिएगा फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को बड़ा R से सूचित करते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा, और वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं। तो प्रश्न पूछेगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो आंसर लगाइएगा F = R/2। अगर F = R/2 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो लिखा रहेगा हिंदी में कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इस बात को याद रखिएगा, नहीं तो इसको ऐसे भी घुमा के दे देगा, तिरछा गुणा कर देगा, तो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। तो ये भी देगा ऑप्शन में R = 2F भी दे सकता है। नहीं तो अगर इसको लैंग्वेज में बना के देगा ना, तो इसको लैंग्वेज में कहेगा कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के दुगनी होती है। याद रखिए फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको हम फोकस दूरी दे दिए कितना, 10 सेंटीमीटर। कितना दे दिए, 10 सेंटीमीटर। पूछेंगे वक्रता त्रिज्या कितना है, तो इसका दुगना कर देंगे, क्योंकि अभी तो बताएं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के दुगनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। लेकिन इसका उल्टा याद रखिएगा, अगर वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा 20 सेंटीमीटर, अगर पूछेगा फोकस दूरी क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या के आधा कर देंगे। आई होप कि आप लोग को ये भी कंप्लीट समझ में आया होगा, याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा दोस्त, एक होता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/V + 1/U = 1/F होता है। यहाँ पर V है प्रतिबिंब दूरी, U है वस्तु दूरी, और F है फोकस दूरी। इसी को दर्पण सूत्र कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे ना प्रकाश का अपवर्तन, तो उसमें लेंस सूत्र आएगा। क्या आएगा, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र में क्या होता है, यहाँ पर जो प्लस है ना, यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बस इतना ही अंतर होता है। दर्पण सूत्र पूछेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और लेंस सूत्र पूछेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा फिर प्रश्न पूछता है कि आवर्धन बराबर क्या होता है। याद रखिएगा आवर्धन बराबर -V/U होता है। कब, जब दर्पण पढ़ेंगे तब। लेकिन लेंस पढ़ेंगे तो यहाँ से जो माइनस है ना, तो माइनस हट जाता है, यहाँ पर हो जाएगा V/U। और यहाँ से याद रखिएगा आवर्धन जो होता है ना, आवर्धन का परिभाषा होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। और यहाँ से याद रखिएगा आवर्धन मात्रकहीन होता है तथा विमाहीन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऊपर दिया है वस्तु की ऊंचाई। देखिए I से होता है इमेज ऑफ हाइट, और O से होता है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। याद रखिए ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है, और I से इमेज होता है। इमेज मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। यानी ऊपर भी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो ऊंचाई कुछ होगा मीटर में चाहे फीट में, मान लीजिए मीटर में मान लिए, तो नीचे भी वस्तु की ऊंचाई होगा, किस में होगा, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, कट के खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको बार बार समझा रहे हैं हम कि आवर्धन जो होता है आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, यह मात्रकहीन होता है। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और याद रखिएगा एक होता है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक के बारे में भी याद रखिएगा, अपवर्तनांक जो होता है ना, अपवर्तनांक भी मात्रकहीन होता है। अपवर्तनांक बराबर फार्मूला होता है C/V। C जहाँ है निर्वात में प्रकाश की चाल है, और V है माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक है, और यहाँ से याद रखिएगा अगर पूछेगा आप लोगों से कि
कि पानी का अपूर्णांक कितना होता है, तो याद रखिएगा 1.33 होता है। कांच का अपूर्णांक पूछेगा तो 1.5 होता है। हीरा का अपूर्णांक पूछेगा तो 2.42 होता है। इस बात को याद रखिएगा। और परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है कि सबसे अधिक अपूर्णांक किसका होता है, तो हीरा का ही होता है, और हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। चलिए, आई होप कि आप लोग इतना कंप्लीट समझ में आया होगा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न करते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए पहला प्रश्न दिया है आप लोग के सामने। पहला प्रश्न देखिए दिया है इसमें कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो अभी बताएं यहाँ पर क्या कर, केवल आभासी प्रतिबिंब कह रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर समतल दर्पण भी दिया है, अवतल दर्पण भी दिया है, अवतल दर्पण भी दिया है। तीनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पर एगो शब्द लगाया है केवल। केवल आभासी बनना चाहिए, यानी कि वास्तविक नहीं बनना चाहिए। तो अवतल दर्पण वाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। आभासी तो बनता है लेकिन वास्तविक बनता है। तो यहाँ पर केवल शब्द जो लगाया है इसके लिए अवतल दर्पण क्या हो गया? गलत। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? समतल दर्पण हो जाएगा और उत्तल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, समतल तथा उत्तल दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है। तो याद रखिएगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होता है आभासी तथा बराबर होता है। पीछे सब समझा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि फोकस दूरी जो होता है ना, वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? तो अभी बताएं, आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो आधी कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन यही पूछता है यहाँ पर कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तब आंसर क्या हो जाता है? दुगनी हो जाता है। लेकिन ये जो प्रश्न है इसके अनुसार अगर जो दुगनी लगाया है ना उसका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो अभी पीछे समझा है कि प्रकाश तरंग जो है ना एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और याद रखिएगा कभी कभी क्या करेगा एग्जाम में, विद्युत चुंबकीय तरंग हटाकर यहाँ पर दे देगा अनुप्रस्थ तरंग। क्या देगा? अनुप्रस्थ तरंग। तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं रहेगा, तो आंसर क्या लगाइएगा? अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि दर्पण सूत्र क्या है। तो देखिए, तो दर्पण सूत्र अभी समझाए थे आप लोग के 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो देखिए कहाँ दिया है इसमें आंसर? तो 1/v, देखिए 1/v, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। देखिए जो फोकसांतर है ना, फोकसांतर को ही फोकस दूरी कहते हैं। तो ये दोनों में रिलेशन क्या होता है? तो देख लीजिए, एक होता है F = r/2। F बराबर क्या होता है? r/2। और इसी को क्या लिख सकते हैं? r = 2f। तो देखिए दोनों में से कौन दिया ऑप्शन में? हाँ, F = r/2 दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा। कह रहा है ना कि प्रतिबिंब का आवर्धन जो है ना ऋणात्मक है तो वह प्रतिबिंब क्या होगा। तो याद रखिएगा जब आवर्धन ऋणात्मक होता है ना तो प्रतिबिंब जो होता है ना हमेशा क्या होता है? उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर यहीं पर अगर कहेगा धनात्मक यानी प्लस में रहेगा आवर्धन तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, यानी सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर में लगा होता है। तो साइड मिरर के रूप में कौन लगा होता है? तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो याद रखिएगा जो सर्च लाइट होता है, जो डॉक्टर होता है सर्च करता है, तो उसमें परावर्तक सतह जो होता है अवतल के होता है। किसका होता है? अवतल। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें
कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। बताना है कि प्रकाश की किरणें किस दिशा में गमन करती है। तो याद रखिएगा, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है। तो याद रखिएगा, ऊपर ही समझा है प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम होता है, तो 2 होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम पूछेगा तो 2 ही होता है। अगर प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछेगा फिर भी आंसर क्या लगाइएगा, 2 ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए अभी स्टार्टिंग में ही समझाए थे कि समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बनता है, और समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। और अवतल दर्पण ही एकमात्र है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि परावर्तन के नियम से, ऊपर ही समझाए हैं, परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देखिए बहुत सारा बच्चा इसको भी आंसर लगाया होगा जबकि गलत है। यहाँ पर देखिए अपवर्तन कोण लिखा है, ये गलत हो जाएगा। परावर्तन के नियम से पूछा है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो याद रखिएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। जैसे ये दर्पण हो गया ना, इसका बीच वाला जो होता है नहीं, क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक और हासित होता है। क्या होता है, काल्पनिक और हासित। और हासित का मतलब याद रखिएगा छोटा होता है। तो यही बात समझाए थे आप लोग को कि उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनता है और क्या बनता है, छोटा को ही हासित कहते हैं, याद रखिएगा। और काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा पारदर्शी, जिससे प्रकाश पार हो जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा जिससे प्रकाश पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी कहते हैं, और जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार होता है उसे पारभासी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो प्रश्न के अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। देखिए जब होली लिखा गया है, होली नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, होती है। जिसे हम आंख से देख सकते हैं वह कैसी वस्तु होती है, तो दीप्त या प्रदीप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, बार बार हम समझाते हैं, क्लास में भी समझाते हैं कि बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु होता है, और प्रतिबिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब होता है, गलती मत कीजिएगा। तो किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है, तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। तो अभी समझा है प्रतिबिंब का जो आवर्धन है ऋणात्मक हो जाता है तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। और ऑप्शन नंबर ये तो सही गलती है, हम बताए हैं कि वास्तविक बनता है तो हमेशा उल्टा बनता है, जबकि यहाँ पर सीधा लिखा है, ऐसे ही गलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, संभवतः दर्पण है। आपको बताना है कि कितना भी दूरी पर कहीं पर भी खड़ा हो आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। तो याद रखिएगा, बार बार यही समझाएं कि जब प्रतिबिंब सीधा बनता है अर्थात वह प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। तो आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण बनता है, समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल या उत्तल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया
तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो इसका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण कह रहा है ना, तो अवतल दर्पण अभी फिगर बना के हम समझाएं इसी वीडियो में कि जब वस्तु को एफ अर्थात फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं ना, वो तभी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो वहीं पूछता है कि वस्तु को स्थिति को कहाँ रखना चाहिए, तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण और समतल दर्पण इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों में तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना हमेशा सीधा ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक जाता है, प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। देखिए फिर प्रश्न पूछा है कि अवतल दर्पण में अगर आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित मतलब याद रखिएगा, आवर्धित मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा भी बनाना है, अकाल्पनिक बनाना है, ठीक ना। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे अवतल दर्पण में, तो देखिए इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोकस के अंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोकस के अंदर, मतलब ये फोकस होता है ना, तो इसी के अंदर रखेंगे। यहाँ पर अवतल दर्पण होता है तो अंदर रखेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो इसका राइट आंसर देखिए बहुत सारा बच्चा इसका आंसर लगा देगा क्या, कि यही वाला लगा देगा, ऑप्शन नंबर बी, जबकि ध्यान नहीं देगा यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर में लिखा है। और हम बताए थे क्या कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक ना, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो बार बार आप लोग क्लास में भी समझाते हैं और यहाँ पर भी समझाएंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब बनते है तो वह सीधा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, और याद रखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें किसी वस्तु का आवर्धित अकाल्पनिक प्रतिबिंब यानी बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण से। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल, तो इसका याद रखेगा अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह दर्पण होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो इस बात को याद रखिएगा। ऐसे भी आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, अगर सीधा बन रहा है, ठीक ना, आप फिर कहीं दूसरे जगह रख दे रहे हैं तो उल्टा बन रहा है, तो सीधा बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब और उल्टा बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो किस दर्पण में ऐसा होता है, वास्तविक बनता है और काल्पनिक बनता है, तो कौन दर्पण में, तो अवतल दर्पण में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा छोटा बनता है। देखिए सीधा बनता है और छोटा बनता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव तथा फोकस के बीच। कहाँ बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को क्या करता है, तो परावर्तित करते हैं। हम बार बार यही समझाते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको देखना है तो सबसे पहले प्रकाश यहाँ पर आएगी, प्रकाश यहाँ पर आएगी, ठीक ना। तो यह वस्तु प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित कर देगी इधर, और यह प्रकाश हमारे आंखों में जाएगा तभी हम इस वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परावर्तित करेगा तब। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है किस उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन प्रश्न दिया है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, वास्तविक प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा
यहाँ पर ध्यान दीजिए किस में नहीं बनेगा, देखिए समतल दर्पण में नहीं बनेगा, ठीक ना, समतल दर्पण में नहीं बनेगा। और किस में नहीं बनेगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही गलती है, यहाँ लिखा है समतल तथा अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में तो बनता है लेकिन दोनों ऑप्शन दिया, तो ये भी गलत है, ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, समतल दर्पण। कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो समतल दर्पण में नहीं बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, जब अवतल दर्पण ये है, मान लीजिए अवतल दर्पण है, आप लोग बार बार समझाएं क्लास में भी, अभी समझाएं, याद रखें अवतल दर्पण की ध्रुव हो गया, ठीक ना, तो यहीं कर अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें, फोकस से चलती किरणें, तो यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर फोकस हो गया, अवतल दर्पण क्या होगा, फोकस, कर फोकस से इसे चलेगी किरण तो क्या होगा, तो यही बताएं प्रकाश, यदि यही बताएं आप लोग को क्लास में बताएं कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद यह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो कहाँ दिया है, पर देखिए ऑप्शन नंबर यही में दिया है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ही बताया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। देखिए प्रश्न दिया इसमें कि कोई किरण है समतल ठीक ना, समतल पर 60 डिग्री के कोण पर टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। तो याद रखिएगा परावर्तन कोण, देखिए निकाल कर दिखा दे रहे हैं आप लोग, देखिए समतल दर्पण हो गया, कौन दर्पण हो गया, समतल दर्पण। ऐसे तो क्लास में बताएं आप लोग को, लेकिन याद रखिएगा यहाँ से प्रकाश की किरण आई और टकरा के इधर निकल गई ना, और यहाँ पर क्या होता है, अभिलंब होता है, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, बोलते हैं ना, अभी समझा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि समतल दर्पण से कितना डिग्री की कोण बना रही है, समतल से 60 डिग्री का कोण बना रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लंब होता है, तो लंब यहाँ पर डाल देती, पूरा कोण कितना होता है 90, और यहाँ से ये दे दिया 60, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहीं पूछा परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, तो जब आपतन कोण 30 डिग्री हो गया तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, कहाँ गया, हाँ 41 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताना है। जैसा कि आप लोग का स्टार्टिंग में ही बताया कि उत्तल दर्पण के फोकस दूरी हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस करके दे दिया है, तो इसका राइट आंसर निकालिए, फोकस दूरी निकालना है ना, और वक्रता थे, तो ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है r/2, तो 32 बटा में कितना हो जाएगा 2, तो 2 से भागा दीजिएगा तो 16 बार में कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 16। तो अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग, यहाँ पर एगो प्लस में दिया है एगो माइनस में दिया है, तो हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है प्लस में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी मत कर दीजिएगा। हाँ लेकिन यहाँ पर अवतल दर्पण होता तब आंसर क्या होता है, डी होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर f का मान कितना है, तो 20 है, 20 रख देंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या। देखिए पहला प्रश्न दिया आप लोग सामने कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न जानने से पहले, इसका आंसर जानने से पहले हम लोग थोड़ा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, देखिए इसका डिफिनेशन होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना घटती है। जैसे सिक्का देखे होंगे आप लोग, पानी में रखा हुआ सिक्का अगर देखिएगा ना, वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो परीक्षा में पूछता है कि पानी में रखा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अगर पानी में अगर छड़ी डाल देंगे या पेंसिल डाल देंगे तो वो थोड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, तो या मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही। और जो मछुआरा होता है, मछली को भेदने में उसको कठिनाई होती है, किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही।
ठीक ना, याद रखिएगा। और जो सूर्योदय होते हैं चाहे सूर्यास्त होता है, सूर्योदय मतलब जब सूर्य उगते हैं और सूर्यास्त मतलब डूबना होता है, जब सूर्य देखते हैं तो कुछ देर तक बाद मतलब दिखाई देते हैं, मतलब सूर्यास्त हो जाते हैं, मतलब सूर्य डूब जाते हैं, फिर भी लगता है ना कि सूर्य उगे हुए हैं। इसका कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन ही है, ठीक ना। और वहाँ पर जब उगते हैं यानी सूर्योदय होते हैं, तो ये भी जब उगते हैं ना तो पूरा उगे नहीं रहते हैं, फिर भी हमें मालूम चलता है कि सूर्य उगे हैं। ये भी किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होते हैं। तो चलिए ये सब घटना आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आइए ध्यान दीजिए। और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन पढ़ने से पहले आप लोग याद रखिएगा माध्यम। तो याद रखिएगा माध्यम कितना प्रकार का होता है, तो माध्यम 2 प्रकार के होता है, ठीक ना। एक का नाम होता है विरल माध्यम, एक का नाम क्या है, विरल, और दूसरा का नाम होता है सघन माध्यम। क्या नाम होता है, सघन माध्यम होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है आप लोग यहाँ पर समझा दे रहे, ध्यान दीजिए। सीधा सी बात याद रखिएगा, विरल मतलब होता है खाली जगह और सघन मतलब होता है भीड़ जगह होता है। जैसे यहाँ पर ले लेंगे हम, एक जगह ले लिए हवा, क्या ले लिए, हवा ले लिए, और दूसरा जगह हम ले लिए, क्या ले लिए, पानी, क्या ले लिए, पानी। अगर दोनों को आपस में तुलना कीजिएगा कि बताइए हवा विरल है कि पानी विरल है, तो आप लोग का आंसर होगा हवा, क्योंकि हवा जो है ना खाली जगह होता है, उसमें हम लोग चल सकते हैं, आसानी से चल सकते हैं, लेकिन पानी में हम लोग आसानी से नहीं चल सकते। तो हवा की अपेक्षा सघन कौन है, तो पानी है। तो पानी यहाँ पर सघन है, तो पानी जो होगा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा, और हवा जो है खाली स्थान है तो विरल माध्यम हो जाएगा। इस बात को याद रखिए। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर हवा और पानी लिए हैं, तो यहाँ पर हवा विरल है और पानी क्या है, सघन है। लेकिन याद रखिए पानी की अपेक्षा यहाँ पर कांच ले लेंगे, कांच। इसके बाद पूछेंगे ना कि बताइए पानी और कांच में कौन विरल है, तब तो आंसर हो जाएगा कौन, पानी विरल हो जाएगा और कांच क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि पानी की अपेक्षा कांच क्या होता है, सघन होता है। चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया तो मान लीजिए यहाँ पर कांच लिए, देखिए कांच लिए हैं, एक जगह कांच ले लिए, क्या ले लिए, कांच ले लिए, और दूसरा क्या ले लिए, हीरा ले लिए, हीरा ले लिए, ठीक ना। अब ये दोनों में पूछेंगे कि बताइए कौन सघन है कौन विरल है, तो यहाँ पर कांच जो है विरल माध्यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, और हीरा जो है ना, हीरा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा सबसे कठोर पदार्थ जो होता है ना, क्या होता है, हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, तो हीरा होता है। चलिए फिर ध्यान दीजिए, थोड़ा इसके अपवर्तनांक के बारे में समझते हैं। ध्यान दीजिए, अगर पूछेगा आप लोग से कि जल जो होता है अर्थात पानी जो होता है इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगर पूछेगा यहाँ से आप लोगों से कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कांच का अपवर्तनांक याद रखिएगा 1.5 होता है। हीरा का अपवर्तनांक पूछेगा तो 2.42 होता है, याद रखिएगा। परीक्षा में डायरेक्ट बार बार इस प्रश्न रिपीट होते रहता है। अगर फिर प्रश्न पूछेगा कि बताइए किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो चुपचाप आंसर लगाइएगा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और सबसे चमकीला पदार्थ हीरा ही होता है, 2.42 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए और यहाँ से याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से याद रखिएगा अगर वायु का पूछेगा, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.003 होता है। क्या होता है, 1.003 होता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा से फिर हम लोग समझते हैं कि अपवर्तन जो होता है कैसे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है। तो चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए हम माध्यम ले रहे हैं 2 माध्यम कितना ले रहे हैं, 2। ये जो हमारा जो है ना, ये दिखाई दे रहा है आप लोग सतह, ये इसको हम 2 भाग में बांट दिए। कितना भाग में, 2 भाग में बांट दिए। इधर लिख दिया हम क्या, विरल माध्यम, ऊपर में लिख दिए विरल माध्यम और नीचे में लिख दिए सघन माध्यम। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, प्रश्न इससे बार बार बनता है। देखिए बहुत सारे ऐसे मतलब है लोग, ठीक ना, पढ़ाते हम देखें, हम भी देखे हैं, क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आएंगे, टिक लगाते चल जाएंगे फट। तो हम वैसे नहीं कर रहे हैं। पूरा जो चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, पहले इसके बारे में पूरा डिटेल में समझा दे रहे हैं। इसके बाद जब ऑब्जेक्टिव आपको करवाएंगे ना, तो आप अपने आप ऑब्जेक्टिव खट आंसर लगा लीजिएगा। इसीलिए पहले हम इस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल से समझा रहे हैं आपको। तो चलिए यहाँ पर हम माध्यम ले लिए, इसको 2 भाग बांट दिए। ऊपर वाला जो भाग है इसको विरल माध्यम कर दिए और नीचे वाला जो भाग है इसको सघन माध्यम। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लंब डाल दिए, एक क्या डाल दिए, यहाँ पर एक लंब डाल दिए। क्या डाल दिए, लंब डाल दिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर लंब डाल दिए, ठीक ना। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप लोग यहाँ से देखिए,
एक मिनट रुक जी, एक मिनट रुक जी आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लंब डाल दिए, लंब डाल दिए ना, तो मान लेते हैं यहाँ से देखिए जो लंब डाले हैं ना इसी को अभिलंब भी कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ से आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण आ रही है, ठीक ना। तो आपतित किरण यहाँ से आ रही है, तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इसमें कि आपतित किरण कहाँ से आ रही है, विरल माध्यम से आ रही है। तो विरल माध्यम से आ रही है ना, अब इधर आएगी, इधर नीचे आएगी तो सघन माध्यम हो जाएगा। किस में हो जाएगा, सघन माध्यम। तो याद देखिए जो किरण है सीधे सीधे नहीं निकलती, सीधे सीधे पार नहीं करिए, यह इसमें यहाँ पर क्या होगा ना कि जो आपतित किरण है अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। किधर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर थोड़ा मुड़ जाएगी, अपने सीधा सीधी नहीं पार करेगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग प्रश्न याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक ना। जैसे आप लोग सोचिए ना, मान लीजिए कहीं भीड़ जगह में है, जैसे खाली जगह में है आप भीड़ में जाइएगा तो थोड़ा सिकुड़ा के ही जाइएगा ना, अपने हाथ पैर को मोड़ के ही निकलना चाहिएगा। तो वही बात यहाँ पर है, यहाँ पर विरल मतलब होता है खाली जगह और सघन मतलब क्या होता है, भीड़ जगह। तो खाली जगह से भीड़ जगह में आ रही है आपतित किरण, तो अभिलंब की ओर मतलब थोड़ा सा मुड़ जाएगी। क्या करेगी, मुड़ जाएगी। किधर मुड़ जाएगी, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और फिर यहाँ से ध्यान दीजिए, मान लीजिए फिर इस सतह को हम दो भाग में बांट दिए। कितना भाग में, दो भाग में बांट दिए और यहाँ पर अभिलंब डाल दिए। ऊपर वाला को कह दिए विरल माध्यम और नीचे वाला को सघन माध्यम। मान लीजिए अब प्रकाश की किरण जो है ना, प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है, देखिए नीचे वाला सघन माध्यम, तो अब की बार सघन माध्यम से प्रकाश की किरण को ले जा रहे हैं। तो मान लेते हैं सघन माध्यम से यहाँ से आपतित किरण को लेके गए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सघन माध्यम से अब की बार विरल माध्यम भेज रहे हैं। तो याद रखिए इसका वास्तविक पथ है ना, ऐसे जाएगी, ऐसे डॉट डॉट अगर करेंगे आप लोगों तो वास्तविक पथ इसका यही वाला है, ठीक ना। तो ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन ऐसे आपतित किरण निकलेगी नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, अभिलंब से दूर भाग जाती है, अभिलंब से दूर भागती है आपतित किरण। आप क्या कहते हैं, अभिलंब से दूर भागती है। क्यों भागती है, क्योंकि मान लीजिए आप ही भीड़ जगह में जाइएगा, आपको अचानक खाली मिलेगा तो आप तुरंत दूर भागिएगा। तो वही बात यहाँ पर है। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न याद रखिएगा, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन याद रखिए सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागती है। चलिए आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए ध्यान दीजिए, फिर आगे समझते हैं हम लोग। याद रखिएगा यहाँ से याद रखिएगा आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, जो कोण बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। और आपतन कोण के छोटा आई से सूचित करते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपतन कोण तो पिछला वीडियो में यानी प्रकाश के परावर्तन में भी समझे थे, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए अब इसमें क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन में ना परावर्तन कोण नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ऊपर से जो किरण इसको आपतित किरण कहती है और नीचे जो किरण आ रही है ना इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। इसमें परावर्तित किरण नहीं आती है, ठीक ना, याद रखिए। तो अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा ना इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। और अपवर्तन कोण जो होता है ना, अपवर्तन कोण को छोटा आर से सूचित करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ से दो गो प्रश्न आप लोगों को कंप्लीट हुआ होगा। देखिए कौन कौन, कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक ना। लेकिन यही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो दो गो प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक ना। लेकिन याद रखिए फिर प्रश्न पूछेगा यहाँ से कि जब प्रकाश की किरण, याद रखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण जो होता है ना, आपतन कोण जो होता है अपवर्तन कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो जो ये आपतन कोण होता है अपवर्तन कोण से क्या होता है, अपवर्तन कोण से बड़ा होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, आपतन कोण जो होता है ना अपवर्तन कोण से छोटा हो जाता है। फिर एक बार बोल दे रहे हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण जो होता है अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। लेकिन सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी किरण तो याद रखिएगा आपतन कोण जो होता है ना, ये आपतन कोण जो होता है अपवर्तन कोण से क्या होता है, छोटा हो जाता है। चलिए आप लोग यहाँ तो कंप्लीट हुआ होगा। चलिए अब थोड़ा हम लोग समझते हैं अपवर्तनांक के बारे में। तो याद रखिएगा अपवर्तनांक जो होता है ना, अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक
तो अपवर्तनांक जो होता है मात्रकहीन होता है। क्या होता है? मात्रकहीन होता है, याद रखिएगा। मात्रकहीन होता है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और याद रखिएगा, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है उसका कोई बीमा भी नहीं होगा। और यहाँ से याद रखिएगा, और पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है। ठीक ना, याद रखिए कितना नियम? 2 नियम होता है। तो इसका पहला नियम तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरा जो नियम होता है प्रकाश के अपवर्तन का, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम होता है उसे स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम में क्या होता है? साइन आई बाटा में क्या होता है? साइन आर होता है। साइन आई बाटा में साइन आर होता है, इस बात को याद रखिएगा। और इसके बराबर में एक म्यू होता है, इसको क्या कहते हैं? म्यू। जहाँ म्यू एक क्या होता है? तो नियतांक होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। और ध्यान दीजिए, डायरेक्ट प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछा है 2 नंबरिया में कि स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं? स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं? तो देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए, ये जो साइन है ना, साइन को हिंदी में जया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जया बोलते हैं। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर आई जो है, आई को आपतन कोण कहते हैं। अभी समझाएं हम कि आई को क्या कहते हैं? आपतन कोण, और आर को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को ही स्नेल का नियम कहते हैं। क्या बोले? आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को ही स्नेल का नियम कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो देखिए पहले अभी बताते हैं। ध्यान दीजिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो देखिए अभी लिखे तो म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर, म्यू का मान पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइन आई बटा में साइन आर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक ना, देखिए इसको हम अभी बता दिए इसलिए ना क्योंकि अभी इसके बारे में आप लोगों को समझाए थे। लेकिन हाँ, अभी नेक्स्ट प्रश्न पे नहीं जाएंगे, अभी और इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अब समझिए आप लोग। यहाँ पर याद रखिएगा, जो लेंस होता है ना, लेंस जो होता है, लेंस के बारे में समझते हैं। लेंस, देखिए लेंस को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं, या इसी को ताल कहते हैं। यह जो होता है ना, यह पारदर्शी माध्यम होता है। याद रखिएगा, लेंस जो होता है क्या होता है? पारदर्शी होता है। लेंस क्या होता है? पारदर्शी। तो आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछता है किससे लेंस बनाया जा सकता है, किससे लेंस नहीं बना सकता है। तो बार बार आप लोग एग्जाम में पूछता है कि किस वस्तु से लेंस नहीं बना सकता। तो ऑप्शनवा में मिट्टी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? मिट्टी लिखा रहता है। तो यही आंसर लगा दीजिएगा, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिए, लेंस उससे हमेशा नहीं, लेंस किससे नहीं बनेगा? तो लेंस उससे नहीं बनेगा जो पारदर्शी नहीं होगा। पारदर्शी के मतलब होता है जिससे प्रकाश आर पार नहीं कर पाएगा, उससे लेंस नहीं बनेगा। लेंस उसी से बनेगा जिससे प्रकाश आर पार होता होगा। जिससे प्लास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो जाएगा, कांच हो जाएगा, पानी हो जाएगा। इस सब से लेंस बनाया जा सकता है। चलिए याद रखिएगा, लेंस जो होता है ना, लेंस कितना प्रकार के होता है? तो लेंस जो होता है 2 प्रकार के। लेंस कितना प्रकार के होता है? तो 2 प्रकार के होता है। याद रखिएगा कौन कौन? याद रखिएगा, उत्तल लेंस होता है और दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस याद रखिएगा, ठीक ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस। और इसको कॉनकेव क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस कहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए यहाँ से याद रखिएगा। और जो उत्तल लेंस होता है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? अभिसारी लेंस। क्या होता है? अभिसारी लेंस होता है। क्या होता है? तो अभिसारी लेंस होता है। और अवतल लेंस जो होता है, इसका दूसरा नाम होता है अपसारी लेंस। क्या नाम है? अपसारी लेंस है। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, एक बात याद रखिएगा, दर्पण में जाते हैं ना, तो दर्पण में इसका उल्टा हो जाता है। दर्पण में क्या होता है? अगर आपको यही कह देंगे कि अवतल दर्पण को दूसरा नाम क्या है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, याद रखिए अवतल दर्पण का अगर पूछेंगे दूसरा नाम दर्पण के, तो अभिसारी दर्पण हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन याद रखिएगा, अगर उत्तल दर्पण पूछेंगे, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, तो अपसारी हो जाएगा। लेकिन इसमें उल्टा होता है, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस होता है, ठीक ना। क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है ना, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्र करता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को विभिन्न दिशाओं में फैला देता है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इस बात को आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा इन दोनों में अंतर समझते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर समझ लेते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर थोड़ा सा समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए,
हम लिखेंगे नहीं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस जो होता है देखिए ऐसे बनता है, उत्तल लेंस ऐसे बनता है, ठीक ना। और अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस ऐसे बनता है। अवतल लेंस का चित्र यही है, ठीक ना। तो याद रखिएगा जो उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है तो मोटा होता है, ठीक ना। और अवतल लेंस जो होता है किनारों के अपेक्षा बीच में क्या होता है पतला होता है, याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वास्तविक होता है और अवतल लेंस का फोकस जो होता है काल्पनिक होता है। और यहाँ से याद रखिएगा उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है इसका फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव अर्थात धनात्मक होता है। अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक अर्थात माइनस में होता है। और याद रखिएगा उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है ना, क्षमता जो होता है प्लस में होता है, ठीक ना। और अवतल लेंस का फोकस क्षमता जो होता है ऋणात्मक होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा उत्तल लेंस जो होता है वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल लेंस सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन याद रखिएगा दर्पण की बात आएगा तो वहाँ पर अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कब? जब दर्पण की बात आएगा तब। इतना याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए और याद रखिएगा यहाँ से थोड़ा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। कितना प्रकार के प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल लेंस में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। देखिए 6 प्रकार के प्रतिबिंब आप लोग को समझा देना। देखिए क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया, ठीक ना। ध्यान दीजिए मेन इंपॉर्टेंट यह उत्तल लेंस वाला पूछता है। और याद रखिएगा उत्तल लेंस के यहाँ पर बीच में जो होता है प्रकाशीय केंद्र होता है और प्रकाशीय केंद्र को ओ से सूचित किया जाता है। तो याद रखिएगा जो लेंस होता है लेंस के बीचों बीच अर्थात प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा जो होती है इसी को प्रधान अक्ष कहते हैं। और याद रखिएगा ये लेंस जो होता है 2 फलकों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम होता है। यानी इसमें कितना फलक होता है तो इसमें 2 फलक होता है। कितना? 2 फलक होता है। तो इसीलिए याद रखिएगा 2 फलक होता है ना, तो याद रखिएगा इसका 2 फलक होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है 2 वक्रता केंद्र भी होता है और 2 फोकस भी होता है। लेकिन याद रखिएगा कौन कौन होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे F1, क्या लिखेंगे F1 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2F1 लिखेंगे, ठीक याद रखिएगा। और यहाँ पर F1 तो यहाँ पर हो जाता है F2 और यहाँ पर हो जाता है 2F2 हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। लेकिन याद रखिए उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है इधर राइट साइड में होता है, इधर क्या होता है राइट साइड में होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब प्रतिबिंब बनाते हैं। मान लीजिए वस्तु को इधर हम अनंत पर रख दिए, वस्तु को कहाँ रख दिया अनंत पे। जब वस्तु को इधर अनंत पर रखिए याद रखिएगा इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा तो फोकस पर बनेगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और कैसा बनेगा तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फोकस पर, ठीक ना। मान लीजिए वस्तु यहाँ पर आ गई, यहाँ पर अनंत और 2F1 के बीच हो गई, तो याद रखिएगा वस्तु इधर आएगी ना, धीरे धीरे इधर आएगी तो प्रतिबिंब कहाँ भागेगा धीरे धीरे इस साइड भागेगा, तीर चिन्ह दिए उधर भागेगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा जब वस्तु अनंत पर स्थित है प्रतिबिंब कहाँ बनता है फोकस पर बनता है, ठीक ना। और याद रखिएगा यहाँ से जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच स्थित होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है F2 और 2F2 के बीच बनता है। और कैसा बनता है वास्तविक एवं उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। और जब वस्तु को 2F1 पर रख देंगे 2F1 पर तो याद रखिएगा प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा 2F2 पर बन जाएगा। कहाँ बनेगा 2F2 पर बनेगा, नीचे तरफ बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा, सॉरी ऊपर नहीं बनेगा नीचे बनेगा, 2F2 पर बनेगा। और याद रखिए 2F1 पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2F2 पर बनेगा। और याद रखिए यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है, ठीक ना। कभी कभी याद रखिए दोस्त यहाँ पर जो F1 और 2F1 लिख रहे हैं तो कभी कभी यहाँ पर F लिख देता है और यहाँ पर क्या लिख देगा 2F लिख देगा, तो घबराइएगा मत। और इधर वाला जो है ना F डैश कर देता है और यहाँ पर 2F डैश कर देता है, याद रखिए, ठीक ना। अब याद रखिएगा वस्तु को अगर हम F1 और 2F1 के बीच रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, याद रखिएगा प्रतिबिंब इधर बनेगा, अनंत और 2F2 के बीच बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। और यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। और लेकिन याद रखिएगा जब वस्तु को कहाँ रख देंगे F1 पर रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। जब वस्तु को F1 पर रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा अनंत पर बन जाएगा। इस बात को भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना।
और यहाँ से याद रखिएगा, जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और एफ1 के बीच रखते हैं, प्रकाशीय केंद्र और एफ1 के बीच रखते हैं ना, तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु है ना इसी के पीछे इधर बनता है, इसी के पीछे बनता है, वस्तु के पीछे ही बनता है। और यह प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक एवं सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। आई होप कि आप लोग कितना तक समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा लेंस की क्षमता के बारे में हम लोग समझते हैं, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। तो याद रखिएगा, लेंस की जो क्षमता होता है, लेंस की क्षमता जो होता है फार्मूला होता है पी बराबर क्या होता है 1/f, यानी कि यहाँ पर जो फोकस एफ जो है फोकस दूरी है, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, अर्थात पावर कहते हैं, याद रखिएगा। तो लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/f, लेकिन पूछेगा लेंस की क्षमता का ऐसा ही मतलब क्या होता है, तो डाईऑप्टर क्या होता है, डाईऑप्टर होता है, क्या होता है डाईऑप्टर होता है, याद रखिएगा। लेकिन कभी कभी क्या करता है मीटर इन्वर्स लिख देता है, क्या लिखता है मीटर इन्वर्स, तो ये भी सही हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ पर लेंस की क्षमता का सूत्र कितना होता है, तो 2 गो होता है। P बराबर एक होता है 1/f होता है, और P बराबर एक होता है 100/f होता है, 100/f। तो याद रखिएगा P बराबर 1/f कब लगाएंगे, जब फोकस दूरी मीटर में दिया रहेगा, ठीक ना। तो P बराबर 1/f लगाएंगे, और जब फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो P बराबर 100/f फार्मूला लगा देंगे, ठीक ना। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल, देखिए यहाँ पर उत्तल लिख दिए और यहाँ पर अवतल लिख दिए, क्या लिख दिए अवतल, यहाँ पर लिख दिए निकट और यहाँ पर लिख दिए दूर, क्या लिख दिए दूर। तो यहाँ याद रखिएगा ये जो उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष में किया जाता है, ठीक ना, और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है, यानी कि छोटका के साथ मिलाते हैं और बड़का के साथ मिलाते हैं। चलिए, आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और आप लोग को लेंस सूत्र तो याद ही होगा, पिछला वीडियो में ही पढ़ाए होंगे। लेंस सूत्र याद रखिएगा 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है, लेकिन यहीं पर जब प्लस कर देंगे तो दर्पण सूत्र बन जाता है, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग अब क्या करते हैं यहाँ पर, तो अपना काम स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए खटाखट स्टार्ट कर देते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए, तो पहला प्रश्न बता चुके हैं, तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा प्रश्न दिया इसमें कि अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, एम बराबर क्या होता है। तो पिछला वीडियो में ही समझाए थे प्रवर्तन में ही कि एम बराबर अगर दर्पण पढ़ते हैं तो -v/u होता है, ठीक ना। लेकिन लेंस में क्या होता है v/u होता है। देखिए बहुत सारा बच्चा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ना, इसी को मार के आगे निकल जाएगा, जबकि सरासर गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, v/u हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि एक उत्तल लेंस होता है, तभी समझाए थे उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस जो होता है याद रखिएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है, कितना होता है 2 होता है। अपवर्तन के नियम पूछे चाहे परावर्तन के नियम पूछे, हमेशा आंसर लगा दीजिएगा 2 होता है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब। याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस हो जाएगा, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस के द्वारा। लेकिन प्रश्न ठीक है, लेकिन प्रश्न पूछेगा काल्पनिक एवं वास्तविक किसके द्वारा बनता है, दोनों प्रकार के, तो यहाँ पर उत्तल लेंस हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रश्न पूछा इसके अनुसार क्या होगा, तो अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। बिंब मतलब वस्तु होता है, ठीक ना। कह रहा है कि वस्तु के लंबाई जितना है उतना ही प्रतिबिंब का लंबाई हो, आकार हो, उसको कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अभी समझाए था आप लोग को 2f1 पर रखेंगे ना, 2f1 पर रखेंगे, इधर 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा, यानी फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखना पड़ेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। याद रखिएगा क्यों 5 सेंटीमीटर ले, क्योंकि उत्तल लेंस के सामने जितना नज़दीक रखेंगे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग छोटा छोटा अक्षर है तो उसका बड़ा बड़ा देखने की कोशिश करेंगे, इसीलिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। अवतल लेंस मत लगा दीजिएगा, क्योंकि अवतल लेंस हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, छोटा प्रतिबिंब
प्रतिबिंब बनाता है। बताइए, एक तो अक्षर छोटा है और वो अवतल लेंस ले जाकर देखेंगे तो और छोटा दिखाई देगा, तो देखने में आएगा नहीं आएगा, इसीलिए अवतल लेंस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी है, यानी फोकस दूरी के दुगनी पर रखी जाए, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो याद रखिएगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो 2f पर ही बनता है। याद रखिएगा, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखेंगे तो 2f पर, यानी दुगनी दूरी पर ही बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस यानी एफ, ठीक ना, अर्थात फोकस दूरी के दुगनी दूरी के बीच स्थित हो, यानी कि देखिए वही बतिया होगा, हम F1 और वहाँ पर 2F1 कह रहे थे, तो ये क्या कर रहा है, F और 2F कह रहा है, ठीक ना। तो इसी के क्या कर रहा है, इसके बीच में रखेंगे, इसके बीच में रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो याद रखिएगा। अच्छा, कहाँ बनेगा, ये ना कह रहा है कहाँ बनेगा, देखिए कहाँ बनेगा कहता तो 2F2 पर, 2F2 यानी फोकस दूरी के दुगनी दूरी और अनंत के बीच बनता, ठीक ना। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कैसा बनेगा। तो याद रखिएगा, कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D4 देवसेना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए, उत्तल लेंस को कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, तो अभिसारी लेंस कहा जाता है। A फॉर आर्मी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो लेंस की क्षमता के बारे में अभी बताएं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, C4 कटप्पा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित, देखिए बार बार समझाते हैं, आवर्धित मतलब क्या होता है, तो बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक ना। तो यही प्रश्न पूछ रहा है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो वस्तु कहाँ रहती है, तो याद रखिए, वस्तु जब फोकस और लेंस के बीच स्थित होती है तब प्रतिबिंब आवर्धित और काल्पनिक बनता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ध्यान दीजिए, गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। देखिए अभी समझाए थे आप लोगों को, मान लीजिए फिर बना दे एक बार, ये जो हो गया सतह हो गया, ठीक ना, इसको दो भाग में बांट दिए और यहाँ पर अविलंब खींच दिए, इसको विरल लिख दिए। क्या लिख दिए, विरल, और इसको क्या लिख दिए, सघन। बार बार हम समझा रहे हैं, बात याद रखिए। कह रहा जब प्रकाश की किरण सघन से, देखिए मान लीजिए सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में आपतित किरण जा रही है, ठीक ना, यह क्या करती है, अविलंब से इधर दूर भागती है, दूर भागती है ना। तो ये वाला कोण जो होता है ना, ये वाला जो कोण होता है, ये वाला कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण R होता है। और ये वाला जो कोण होता है अविलंब और आपतित किरण के बीच, ये अपवर्तन कोण होता है। तो अपवर्तन कोण यहाँ पर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और आपतन कोण क्या है, अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर एक बार बोल रहे हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, जो I होता है अर्थात आपतन कोण होता है, अपवर्तन कोण से क्या होता है, छोटा हो जाता है। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, R का मान बड़ा होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है। किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दें। देखिए ये जो प्रश्न पूछा है ना, ऐसा नहीं है कि यहीं दे देगा प्रश्न सेम टू सेम, यहाँ पर सघन लिखा है ना, यहाँ पर विरल कर देगा। अगर खाली विरल कर देगा ना तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा निर्वात में। किस में होता है, निर्वात में होता है। और कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 3 लाख किलोमीटर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है। आपतन क्या है, समान है। तो यहाँ पर कह रहा है कांच में अपवर्तन कोण कौन सा, R1 और R2 है, तो इसमें क्या रिलेशन होता है। तो याद रखिए दोस्त, इसका राइट आंसर यहाँ पर R1 जो होगा ना, R1 जो होगा R2 से छोटा होता है। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 20 है। R1 जो होता है R2 से छोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें स्नेल के नियमानुसार, तो याद रखिए क्या होता है, स्नेल के साइन आई बटा में साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, साइन आई बटा में साइन आर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है केवल उत्तल लेंस में, केवल अवतल लेंस में, तो दोनों लेंस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों लेंसों में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए थोड़ा सा हम बता दे रहे आप लोगों को। देखिए यहाँ पर अगर आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, केवल आभासी, सिर्फ लगा देता है कि केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर होता है अवतल लेंस, याद रखें। लेकिन केवल नहीं लगा है इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें लेंस की क्षमता P बराबर होता है, P बराबर क्या होता है 1/f होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा डायप्टर होता है। क्या होता है, डायप्टर हो जाएगा। कभी कभी 1/m मीटर लिख देता है, कभी कभी क्या लिखता है 1/m मीटर, या इसी को कहते हैं मीटर इन्वर्स कहते हैं, ये भी लिख देता है ऑप्शन में। ये नहीं रहेगा तो यही आंसर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी दिखाई देती है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ज़्यादा दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि शीशे के स्लैब से, शीशा के जो पट्टी होता है ये वाला, शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें याद रखिएगा विचलन नहीं होता पर पार्श्व विस्थापन होता है। विचलन नहीं होता लेकिन क्या होता है, पार्श्व विस्थापन होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, अपसारी तो अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब खाली बना सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह, देखिए विरल से सघन में जा रही है, तो विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच यानी एफ एवं लेंस के बीच स्थित होगी तो प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिए उत्तल लेंस में काल्पनिक और सीधा बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक और सीधा। देखिए यहाँ पर काल्पनिक तो लिखा है लेकिन उल्टा लिखता है, गलत है। बार बार आप लोगों को समझाते हैं कि काल्पनिक उल्टा लिखेगा, काल्पनिक बनता है तो हमेशा सीधा ही बनता है, उल्टा कभी नहीं आएगा। इसका राइट आंसर काल्पनिक एवं सीधा है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें लेंस का प्रत्येक छोटा भाग क्या कहलाता है, लेंस जो होता है उसका प्रत्येक छोटा भाग क्या कहलाता है, तो प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, तो प्रिज्म कहलाता है। इस बात को याद रखिए। देखिए जब मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ेंगे ना उसमें प्रिज्म क्या होता है पूरा डिटेल में आप लोग को समझा देंगे। अभी इसका आंसर याद रखिएगा, प्रिज्म होता है। और याद रखिएगा प्रिज्म में टोटल सतह कितना होता है, तो 5 सतह होता है, याद रखिएगा। लेकिन पूछे कितना सतह दिखाई देता है, तो 3 सतह क्या होता है, दिखाई देता है। लेकिन टोटल कितना होता है, तो 5 होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है उत्तल लेंस के सामने एक बीम मतलब वस्तु को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है। देखिए फिर पीछे वाला प्रश्न है, बार बार रिपीट कर रहा है लैंग्वेज चेंज करके। तो इसका राइट आंसर होगा काल्पनिक और आवर्धित बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक और आवर्धित बनता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, अपवर्तन कोण होगा। देखिए भुलवा दिया यहाँ पर, कह रहा क्या है जो पृष्ठ हो गया, जो पृष्ठ पे पढ़ा रहे हैं इसको 2 भाग में से बांट दीजिए। कह रहा यहाँ से आपतित किरण अगर लंबवत आएगी तो अपवर्तन कोण क्या होगा, बताइए। इसे आएगी अपवर्तित आपतित किरण तो सीधे सीधे निकल जाएगी, तो कहेंगे इसके बीच में कुछ गैप बना, कुछ गैप होता है 2 रेखा के 2 किरणों के बीच, ऐसे कुछ गैप होता है तभी तो कोण बनता है। इसमें कुछ गैप ही नहीं होगा तो कोण क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि यदि आपतन कोण I अपवर्तन कोण R हो तो कोणीय विचलन होता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा I-R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I-R, यानी दोनों का डिफरेंस जो होता है वही क्या कहलाता है, कोणीय विचलन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है
तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक होगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 + 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। देखिए फोकस दूरी का है चाहे फोकसांतर, दोनों एक ही बात है। देखिए तो क्षमता दे दिया यानी P का मान दिया है, ठीक ना, और फोकस पूछ रहा है। तो P और फोकस यानी क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो P = 1/f होता है। तो याद रखिएगा P का मान दिया है 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ध्यान दीजिएगा ना दोस्त, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है। तो आप लोग को बताए हैं जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहता है तो यहाँ पर जो P बराबर लिखते हैं 1/f ना लिखते हैं, क्या लिखते हैं 100/f। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 100/f, ठीक ना। तो यहाँ पर f इधर क्या है भागा में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा ना। और 2 इधर गुणा में हो गया, अब इधर आएगा तो 2 किस में हो जाएगा भागा में। तो 2 से भाग दीजिएगा तो 50 बार में कट जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ऑप्शन मीटर में दिया रहता ना तो यहाँ पर 100 ना रहते 1/f पर ही हल करते। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। फिर वही प्रश्न पूछते हैं। तो P बराबर क्या होता है 1/f होता है, क्या होता है 1/f। और यहाँ पर फोकस दूरी दिया है तो 1 फोकस दूरी कितना दिया 1, तो 1/1 क्या होता है 1, यानी 1 मीटर हो जाएगा, यानी 1 डायप्टर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर D लगा देंगे क्योंकि क्षमता के ऐसे मतलब क्या होता है डायप्टर होता है, तो 1 डायप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ये बी होगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है, माइनस लगा के दिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पीछे ही समझा है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक होती है। याद रखिएगा ये प्लस माइनस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिसका प्लस में आता है तो प्लस में आंसर मारिएगा, माइनस में आता है तो माइनस में आंसर मारिएगा, ठीक ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा B4 बाहुबली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगा, ठीक ना, लेंस की क्षमता। तो P बराबर क्या होगा, देखिए सेंटीमीटर में दिया है तो आंसर हो जाएगा ऐसे, इसका सूत्र बन जाएगा 100/f। तो याद रखिएगा तो यहाँ पर P बराबर हो जाएगा 100 और बटा में f का मान कितना दिया है 20, तो 20×5 = 100 हो जाएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका। तो सेंटीमीटर ना देखिए बार बार सेंटीमीटर लगा दे रहे हैं, क्षमता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डायप्टर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा डायप्टर में। तो अब आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर +5 डायप्टर होगा कि -5 डायप्टर होगा, ये तो इसमें दिया ही नहीं, क्लियर ही नहीं किया। अच्छा देखिए हाँ क्लियर किया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्लियर किया है ना, प्लस में लिखा 20। तो याद रखिए जो क्षमता आएगा प्लस में आंसर मारिएगा, इसका राइट आंसर होगा +5 डायप्टर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में फोकस दूरी दिया था, ठीक ना। चलिए लेकिन याद रखिए कभी कभी यहाँ पर क्या कह देगा अवतल लेंस कह देगा, तो अवतल लेंस कह देगा तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन उत्तल लेंस रहेगा तो हमेशा प्लस में रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु दूरी कितना दे दिया 30 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक ना। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी उतनी ही दूरी पर, यानी कि V बराबर कितना दे दिया 30 सेंटीमीटर दे दिया, कितना दे दिया 30 सेंटीमीटर दे दिया। तो लेंस की फोकस दूरी क्या, यानी f का मान निकालना, f बराबर व्हाट। तो बताइए UVF किस फार्मूला में आता है, तो आप लोग भी पता है कि UVF जो होता है लेंस सूत्र में आता है। तो चलिए याद रखिएगा ये मान लेंस सूत्र में रख के बना देते। देखिए फार्मूला क्या होता है 1/V -1/U बराबर 1/f होता है। याद रखिएगा V का मान भी कहता है 1/V तो 30 हो जाएगा, और -1/U का मान कितना दिया है 30 दिया था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप लोग को बार बार हम समझाते हैं वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, वस्तु दूरी हमेशा किस में होता है तो माइनस में होता है। तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो माइनस में से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इधर 1/f होगा, और इसका लसा निकालिएगा तो 30 होगा। तो 30 से इसका लसा निकालिएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 30, और इसका बटा पे के जोड़ घटाव कीजिएगा ना तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2/30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2/30 आ जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 से कितना बार में 15 बार में, यानी 1/15 बराबर क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा। तो इधर वाला f को पलटी मारेंगे तो इधर पलटी मार देंगे, यानी f बराबर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस बात को याद रखिए, थोड़ा घीजी मिजी इसमें हो गया है, याद रखिएगा जगह नहीं इसलिए, ठीक ना। तो किस में है प्लस में है ना, याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है।
चलिए ठीक है, ऐसे भी प्लस में आएगा फोकस दूरी, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए उत्तल लेंस का है चाहे उत्तल दर्पण का है, दोनों का फोकस दूरी याद रखिएगा धनात्मक ही होता है, उत्तल लेंस का है चाहे उत्तल दर्पण का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ध्यान दीजिए, P बराबर क्या लगाएंगे, 100 बटा में F लगाएंगे, F लगाएंगे, ठीक ना। तो 100 और बाटा में F का मान कितना दिया, 20। आप लोग समझेंगे 100 कहाँ लिख दिया, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया, 20 पाँचे 100, लेकिन यहाँ पर क्या दिया उत्तल लेंस, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा +5 डायप्टर हो जाएगा, लेकिन याद रखिए यहाँ पर अवतल लेंस कह देता ना तो -5 डायप्टर हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, बार बार कह रहे हैं, ठीक ना। -5 डायप्टर हो जाएगा कब, जब यहाँ पर अवतल लेंस कहता है तब, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आपको कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि मृग मरीचिका के निर्माण का मूल कारण क्या है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। चलिए आई होप कि आप लोग के यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न यही था। चलिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए होमवर्क यही दे रहे हैं कि एक अवतल लेंस, एक अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, इसका फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, क्या दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इसका क्षमता अर्थात P बराबर बताना है, आंसर क्या होगा इसका कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।